हाय। आज जो टॉपिक मैं लेने वाली हूँ दैट इज़ मरकरी रिट्रोग्रेड इन कैंसर। आज ही हुआ है 29th ऑफ जून। और मैं बहुत ही सरल भाषा में, एक लेमैन लैंग्वेज जो कि किसी भी आम इंसान को समझ में आए, उस भाषा में ट्राई करूँगी कि आपको समझाऊँ। क्योंकि किसी टाइम पे जब तक मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं थी, मुझे भी एक क्यूरियोसिटी होती थी कि इन सब बातों का मतलब क्या है जो बातें बताई जा रही है। सो मैं उस पर्सपेक्टिव से उन बातों को आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आम इंसान को भी ये बातें समझ में आए। ठीक है। पहला, रिट्रोग्रेड क्या होता है? एक क्लासरूम है जहाँ पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है। क्लास टीचर ने पढ़ाया और पढ़ाने के बाद नेक्स्ट डे टेस्ट लिया, और टेस्ट के बाद जो रिज़ल्ट आया उसमें आधे लोग फेल हो गए और कुछ लोगों के मार्क्स बहुत कम आए। अब क्लास टीचर उस चैप्टर को छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो पढ़ा चुके हैं, अब सिलेबस तो कंप्लीट करना है, तो उन्होंने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया। और पढ़ाते-पढ़ाते उनके दिमाग में आया कि चलो एक बार इनका रीटेस्ट लेके देखते हैं लास्ट वाला। क्या पता इन्होंने उसके बाद इसको एक बार रिवाइज़ कर लिया हो और क्लास में बोलते हैं कि कल रिवीजन टेस्ट है और अगले दिन रिवीजन टेस्ट होता है। दैट इज़ रेट्रोग्रेड। ऐसा ही कुछ होता है रेट्रोग्रेड। मतलब आपकी कुंडली में जिस भी घर में आर लिखा है, जिस प्लैनेट के साथ, वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं। मतलब जब वो चैप्टर, वो लेसन किसी एक लाइफ टाइम में आपको पढ़ाया जा रहा था, आपने वहाँ पे या तो उस चैप्टर को अधूरा छोड़ दिया, या तो उस लेसन में आपके उतने मार्क्स नहीं आए जितना आपको आना चाहिए था, और आपका वो लेसन पूरा नहीं हुआ। तो इस लाइफ टाइम में वहाँ पे आर कर दिया गया कि कभी भी किसी भी टाइम लाइफ में आपके लाइफ में वो सिचुएशन फिर से क्रिएट किया जाएगा ताकि आप उस लेसन को पढ़ सकें या उस लेसन का टेस्ट दे सकें। अब आप ये कहेंगे कि हमें कैसे पता कि इस लाइफ टाइम में हमने क्या किया था और इस लाइफ टाइम में हम कैसे करेंगे इस चीज़ को? यही तो पॉइंट है। आप इस शरीर में आए तो हैं बट आत्मा तो वही है। आत्मा को तो पता होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको अपने आप से इतना कनेक्टेड रखता है कि आपको समझ में आ जाता है कि ये लेसन है, यहाँ पर मुझे ये क्लियर करना पड़ेगा तभी मुझे आगे ग्रोथ मिलेगा। सो ये हो गई रेट्रोग्रेड की बात। ये तो आपकी कुंडली में जो रेट्रोग्रेड है, बट ये मरकरी रेट्रोग्रेड क्या है जो अभी हो रहा है? अम, मतलब मरकरी अभी पीछे की तरफ जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? कर्क राशि में जा रहे हैं। कर्क राशि क्या होता है? कर्क राशि इज़ इमोशंस। और मरकरी क्या होता है? मरकरी होते हैं आपके इंटेलिजेंस, आपका कम्युनिकेशन, और भी बहुत कुछ होता है। सो मेनली अब जब मरकरी कर्क राशि में जाएंगे तो आपका क्या लेसन ले सकते हैं? आपको क्या लगता है? इमोशंस का इंटेलिजेंस से कहीं न कहीं पे कुछ तो मैच होगा ना। मतलब यहाँ पर इसी लाइफ टाइम की बात हो रही है, जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो ये आपकी किसी पास्ट लाइफ की बात नहीं होगी, इसी लाइफ की बात होगी जहाँ पे आपने पिछले कुछ टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा मिस किया है, जिसको अब मरकरी रेट्रोग्रेड होके आपसे वो टेस्ट लेने वाले हैं कि तुमने वो उस वक़्त वो मिस कर दिया था। अब देखो, क्या अब तुम इसको पूरा कर सकते हो? क्या तुमने लेसन लर्न किया? और ये लेसन किस रिलेटेड होगा? आपका इमोशन और आपका कम्युनिकेशन। ऐसा मुझे लगता है, मेरा कैलकुलेशन यही कहता है। आपका कम्युनिकेशन और आपके इमोशन मीन्स कहीं न कहीं पे इन दोनों का मिसमैच होके आपने कुछ ऐसा कर दिया जो आपको नहीं करना था। शायद रिएक्शन दिया और रिस्पॉन्ड करना था। तो फर्स्ट लेसन यही है कि इस दौरान किसी भी बात पे रिएक्ट मत कीजिएगा। स्लो डाउन, स्लो डाउन, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए। इमोशंस की वजह से ऐसा कुछ मत बोलिए जो आपको नहीं बोलना है। मीन्स स्लो डाउन एंड रिस्पॉन्ड टू इट प्रॉपरली। सो ये हो गया पहला पॉइंट। मरकरी आ गए कर्क राशि में, आज से आ चुके हैं। वहाँ पर पहले से ही कोई दो मौजूद हैं। एक है हमारे गुरुदेव बृहस्पति देव अपने पूरे पावर में, क्योंकि वहाँ पर तो वो एग्जॉल्टेड होते हैं, और दूसरे हैं हमारे शुक्रदेव, दानवों के गुरु और देवताओं के गुरु। वो दोनों ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। कहाँ पर? हमारे मन के स्थान पे, नंबर 4 इमोशंस पे, कर्क राशि पे। और वो जगह आपकी माँ का भी स्थान होता है, वो जगह आपके सुकून का भी स्थान होता है। तो जब ये 3 ग्रह मून के घर में जाके बैठ गए तो क्या हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? यहाँ पर मून और मरकरी, उनकी आपस में कुछ खास नहीं बनती।
अब दोनों गुरु बैठे हैं, गुरु का भी आपस में तो होता ही है ना, दोनों गुरु हैं। और यहाँ पर मरकरी और वीनस, ये दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं। तो एक घर जहाँ पे मम्मी पापा की आपस में नहीं बनती, भाई का माँ से बनता है, बहन का पापा से बनता है, कुछ इस टाइप का रिलेशनशिप है, तो उस घर का एटमॉस्फेयर आपको क्या लगता है कैसा रहेगा? वेरी अनकंफर्टेबल। मीन्स इस दौरान फ्रॉम नाउ टिल 23 जुलाई थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा। कहाँ कहाँ पर? आपके मन की स्थिति में, आपके इमोशंस में, पॉसिबली आपकी माँ के स्थान पे, आपकी माँ के साथ, आपके बिजनेस में। क्योंकि यहाँ पर आप तीनों को देखिए, जुपिटर हैं, जुपिटर किस किस से रिलेट करते हैं? आपका विजडम, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस। वीनस किस किस से रिलेटेड करते हैं? आपका रिलेशनशिप, आपका लव अफेयर। मरकरी किससे रिलेट करते हैं वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मून किससे रिलेट करते हैं वो भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये जो एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ में पर्टिकुलरली आप थोड़े से अनकंफर्टेबल होंगे। सो मेरा सुझाव ये है कि इस दौरान, क्योंकि मेन यहाँ पर एजेंडा आपका ये होना चाहिए कि मुझे जो लेसन मेरा अधूरा रह गया है, जो ठीक हो सकता था, बट ड्यू टू माई इमोशंस एंड ड्यू टू माई कम्युनिकेशन वो ख़राब हो गया। नाउ इज़ द टाइम कि मैं इसको अब ठीक कर लूँ। सो ज़्यादा इमोशंस को ओवर पावर मत होने दीजिएगा, और थोड़ा सा कंट्रोल करके इंस्टेड ऑफ रिएक्शन रिस्पॉन्ड कीजिएगा ड्यूरिंग दिस पीरियड, सो दैट आप इस लेसन को पास आउट करके निकल जाएं और अपने आगे के लेसन्स के लिए आगे बढ़ सकें, क्योंकि ग्रोथ तभी होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, इस रेट्रोग्रेड का इम्पैक्ट किस किस हाउस में या किस किस प्लैनेट पे पड़ेगा? 4 प्लैनेट्स तो यही हो गए, मून, वीनस, जुपिटर एंड मरकरी। अब मरकरी के 2 हाउसेस होते हैं, जेमिनाई एंड वर्गो। जुपिटर के भी 2 हाउसेस होते हैं, सैजिटेरियस एंड पाइसेस। वीनस के भी 2 हाउसेस होते हैं, टॉरस एंड लिब्रा। सो आपके हॉरोस्कोप में जहाँ पे भी 4 लिखा है, जहाँ पे 2 लिखा है, जहाँ पे 7 लिखा है, जहाँ पे 3 है, जहाँ पे 6 है, जहाँ पे 9 है, जहाँ पे 12 है, इन सभी घरों पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। सो क्या इसका इम्पैक्ट बुरा ही होगा? मुझे इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल लग रहा है कि शायद नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके हॉरोस्कोप में, आपके D1 चार्ट में ये प्लैनेट्स किस पोजीशन में बैठे हैं। अगर वहाँ पे वो अच्छे पोजीशन में बैठे हैं तो आई डोंट थिंक कि इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में, इस रेट्रोग्रेड का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में कुछ बुरा पड़ने वाला है। हो सकता है कुछ अच्छा ही होकर आए। इस रेट्रोग्रेड का इम्पैक्ट बुरा नहीं होगा, इसके मानने के पीछे मेरा एक और रीज़न भी है। क्योंकि ये रेट्रोग्रेड हो रहा है पुनर्वासु नक्षत्र में। पुनर्वासु नक्षत्र इज़ द नक्षत्र ऑफ हीलिंग, द नक्षत्र ऑफ क्लैरिटी, द नक्षत्र ऑफ लाइट। मीन्स जब इस नक्षत्र में रेट्रोगेट हो रहा है, ये रेट्रोगेट कुछ क्लैरिटी लेके आ सकता है। नॉर्मली हम क्या सुनते हैं, जब भी मरकरी रेट्रोगेट होता है हमें यही सुनने में आता है कि आपका एक्स वापस आएगा और इस वक्त उसके साथ रिकन्सिलिएशन नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो इसका मतलब है कि आपने अपना लेसन नहीं लिया। बट वेन इट इज़ पुनर्वासु नक्षत्र, बिकॉज दिस नक्षत्र इज़ ऑल अबाउट रिकन्सिलिएशन, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त अगर आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, दैट मीन्स इट्स अ मोमेंट ऑफ क्लैरिटी, it's a moment of giving another chance to clear everything and then move on। ये लाइट देने के लिए आ रहा है ताकि आपको समझ में आए कि आपकी गलती क्या है और आप उसको सुधारें और फिर आगे बढ़ने का सोचें। सो दिस इज़ वन मोर रीज़न, दैट्स वाई आई एम थिंकिंग कि ये रेट्रोग्रेड बहुत ज़्यादा कुछ बुरा नहीं लेकर आएगा या बहुत कुछ गलत इम्पैक्ट नहीं डालेगा। इंस्टेड इट विल बी फॉर गिविंग अ चांस एंड इट विल बी टू मूव ऑन विद द क्लैरिटी, एक रिकन्सिलेशन के साथ, एक हीलिंग के साथ। क्योंकि आपका ग्रोथ, किसी भी सोल का ग्रोथ विदाउट हीलिंग नहीं हो सकता। तो ये मैं बाद में समझ पाऊँगी जब ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा, क्योंकि मैं भी इसमें ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहूँगी। मैं भी देखना चाहूँगी कि जो भी मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, क्या वो कैलकुलेशन इस पे प्रॉपर अलाइन हो रहा है। अब 4 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे 3 प्लैनेट्स ऑलरेडी बैठे हैं और ये तीनों प्लैनेट्स की 7th दृष्टि एक्टिवेटेड होती है। मीन्स 4 से बिल्कुल सामने जब वो देखेंगे तो उनकी नज़र पड़ रही है 10th हाउस पे, मतलब 10 राशि पे, जहाँ पे कैप्रिकॉन है, ठीक है, जहाँ पे 10 नंबर लिखा है। मीन्स ये वाला हाउस भी इम्पैक्टेड होगा। मेरा स्पिरिचुअल वे में ये मानना है कि प्लैनेट्स अपने सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, ये सब कुछ क्रिएट करते हैं
सो दैट जो हमसे चूक गया, जो हमसे रह गया सीखना, वो हमें सिखा सके। तो यहाँ पे अच्छा और बुरा कुछ नहीं है। अगर हम इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें कि यहाँ पर सिर्फ ग्रोथ का एजेंडा होना चाहिए, कि जो हमें वो सिखाना चाह रहे हैं, जो भगवान हमें सिखाना चाह रहे हैं प्लैनेट्स के थ्रू, हम जस्ट उन लेसन्स को ले लें और आगे बढ़ते रहें। जब हमारा माइंडसेट ऐसा रहेगा तो प्लैनेट्स अच्छा है, बुरा है, क्या गलत कर रहा है, ये इतना इम्पैक्ट नहीं देता है, क्योंकि तब हमारे ऊपर जिनका हाथ होता है वो सुपर पावर हैं। सो अल्टीमेटली आई होप कि मैंने आपको ये क्लियर किया है, कर पाई हूँ आम भाषा में, कि इस रेट्रोगेट से आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना, सोच समझ के बात करना, कोई इम्पोर्टेंट डिसीजंस नहीं लेना। तो ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब आपके इमोशंस पे इतना हैवीनेस रहेगा, हैवीनेस के साथ कभी भी कोई डिसीजन सही नहीं होता। डिसीजन तब सही होता है जब आप अपने फुल अवेयरनेस में होते हैं, नथिंग इज़ मेसी। आप बिल्कुल आराम से हैं और उस वक्त अपने पूरे हाई पावर ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी के साथ जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, तब वो डिसीजन सही होता है। इसलिए इस दौरान कुछ भी करने से पहले सोचिएगा कि मुझे ये करना है या नहीं। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्लाउडेड है, देन स्टॉप इट, मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। अगर आपको लगता है कि कुछ भी और आपको जानना है, कहीं पे कोई डाउट है, प्लीज़ ड्रॉप अ मैसेज हियर और मैं ट्राई करूँगी कि आपको मैं रिप्लाई कर सकूँ।